नमस्कार साथियों। आज हम मैथमेटिक्स में नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। ये वेक्टर का ही भाई है। वेक्टर हमने पहले कवर कर लिया है, अब हम 3D ज्योमेट्री कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग बीच में बोर ना हो, इसलिए मैंने बीच में इंटीग्रल करा दिया था या डिफरेंशियल इक्वेशन भी साथ में चल गई थी, बट अब हमें पूरी ज़ोर से बिल्कुल धूम धड़ाके से 3D ज्योमेट्री शुरू करनी है। देखिए 3D ज्योमेट्री वही है क्लास 11th की जो आपकी 2D ज्योमेट्री थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसी का कंटिन्यूएशन है। जो जो चीज़ें वहाँ चली थी, जैसे वहाँ प्लेन था, लाइन था, वही चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, बट यहाँ पे एक और एक्सिस जुड़ जाएगी जो कि एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, इसे हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट ए आपका बेसिक कंसेप्ट है, पार्ट बी आपका होगा लाइन या स्ट्रेट लाइन, एंड जो आपका पार्ट सी होगा वो होगा आपका प्लेन। देन पार्ट सी के अंदर प्लेन प्लस लाइन का इंटरसेक्शन भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, बट पहले आप अपनी कॉपी में 3D ज्योमेट्री पार्ट ए बेसिक कंसेप्ट डाल लीजिए। कुछ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ इसके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, अगर आप समझना चाहें कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या वाला है तो देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि प्लेन कैसे बनती है, एक्स एक्सिस क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, दो एंगल्स के बीच, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप नोट डाल दीजिए कार्टेशियन 3D प्लेन, कार्टेशियन 3D प्लेन कंसेप्ट। कार्टेशियन 3D प्लेन का कंसेप्ट समझेंगे अच्छे से। देखिए हर चीज़ की शुरुआत ज्योमेट्री में तो ओरिजिन से ही करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे अपनी ओरिजिन मान ली। ओरिजिन में एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है। ठीक है, तीनों ही 0 हैं। एक सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं इसे एक्स एक्सिस मान रहा। इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसे हम वाई एक्सिस मानेंगे, और दोनों के ही परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसे जेड एक्सिस मानेंगे। ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। एक्स और जेड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक्स और वाई भी हैं, और वाई और जेड भी हैं। ठीक है, तो ये हम पे एक तरह का राइट एंगल एक्सिस सेट बन गया। एक्सिस सेट, राइट एंगल एक्सिस सेट हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो वो टोटली एक्स एक्सिस में है, तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो एग्जिस्ट करेगा, बट वाई का 0 होगा, जेड का भी 0 होगा। सेम अगर वाई पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स का 0 होगा, वाई का कुछ भी हो, y1 मान लो, जेड का 0 होगा। और कोई पॉइंट अगर यहाँ पे जेड में लाई करेगा, कोई पॉइंट अगर जेड में लाई करेगा, तो आपको भी पता है अगर वो पॉइंट जेड में लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्स 0 है, वाई 0 है, और जेड क्या है, नॉन 0 है। अब देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे स्पेस में माना, ये पी पॉइंट क्या है, इसका कुछ पार्ट एक्स में होगा, कुछ पार्ट वाई में होगा, और कुछ पार्ट जेड में होगा। बट यहाँ वाइट बोर्ड में कैसे बनाऊँ इस 2D उसमें, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ वो पी पॉइंट, यह है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बट आप समझ ही लेना पी पॉइंट बाहर है, उसका कुछ पार्ट एक्स में है, कुछ कोऑर्डिनेट वाई में है, कुछ कोऑर्डिनेट जेड में है। ठीक है, इसे आप समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले 3 प्लेन्स बना लेते हैं। अब आप देखिए 3 प्लेन्स क्या हुए, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड टाइप का बना दिया। ठीक है, ऐसा ये ऐसा ज्वाइन करने वाला मैंने बना दिया है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसे नीचे भी ले आए मैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा तो ऐसे ही। अब आप समझ जाइए ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये तीनों में ही है। मैंने क्या करा, ओरिजिन से एक्स की दूरी, क्योंकि ये कट कर रहा है ना यहाँ पे, ओरिजिन से एक्स की दूरी मैंने स्मॉल एक्स मान ली, ओरिजिन से वाई की दूरी मैंने स्मॉल वाई मान ली, और ओरिजिन से जेड की दूरी मैंने स्मॉल जेड मान ली। बट ये यहाँ कट कर रहा है, अब यहाँ मान लो जहाँ तक जा रहा है वो जेड। ठीक है, ऐसे यहाँ तक एक्स हो गया आपका, और यहाँ तक आपका वाई हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे हम पे 3 प्लेन्स बने, 3 प्लेन्स कौन कौन से हैं। एक प्लेन है एक्स वाई, देख पा रहे हो आप, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन है एक्स वाई, एक प्लेन ऐसी वाई जेड होगा, एक प्लेन ऐसी जेड एक्स होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्स वाई प्लेन है,
एक्स वाई प्लेन ऐसे होगा, जेड एक्सिस ऐसे होगी, ठीक है। वाई जेड प्लेन ऐसे होगा, एक्स एक्सिस ऐसे होगी, और एक्स जेड प्लेन ऐसे होगा, वाई एक्सिस ऐसे होगी, ठीक है। अगर मैं इन्हें कुछ पॉइंट के नाम दे दूं, जैसे इसे ए बोल दूं, इस वाले को मैं यहाँ पे बी बोल दूं, इस वाले को मैं यहाँ पे सी बोल दूं, तो आप ए के कोऑर्डिनेट देख सकते हो। ए एक्स में कितना है, एक्स एक्सिस में है एक्स, वाई में तो है नहीं, ये टोटली एक्स एक्सिस में है, और जेड में भी ये कितना है, 0 है, तो ये हो गया एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। फिर उसके बाद अगर हम बी पॉइंट देखें, वो टोटली वाई एक्सिस में है, तो एक्स से 0 होगा, वाई का कोऑर्डिनेट उसका स्मॉल वाई हो गया, ठीक है, और जेड का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। फिर ऐसे सी में देखें तो सी में एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा, जेड आपका कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है। सी या एक्स वाई जेड मान लो आप, है ना, जेड 0,0, जेड, ये आपके चलेंगे। अब 2-3 बातें, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो भैया एक्स वाई प्लेन में जैसे ये एक्स और वाई प्लेन है, यहाँ पे एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, वाई भी एग्जिस्ट करेगा, जेड 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0 होगा, तो इक्वेशन यही बन गई। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर हम इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन निकालें, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहें, तो वाई और जेड देखिए कहाँ है, वाई ये रहा, जेड ये रहा। वाई और जेड में वाई भी एग्जिस्ट करेगा, जेड भी एग्जिस्ट करेगा, एक्स 0 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन ऑफ जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन जो है आपका नीचे वाला, ये जेड एक्स प्लेन, इसमें एक्स का भी एग्जिस्ट करेगा, जेड का भी एग्जिस्ट करेगा, वाई का 0 होगा, तो वाई इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, जेड एक्स प्लेन की। तो आपने 3 राइट एंगल साइड देखे, प्लेन्स देखे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, और फिर आपने क्या देखा, इक्वेशन देखी। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ओ ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, ओ ए की वैल्यू क्या है, एक्स है। ऐसी ओ बी की वैल्यू क्या है, वाई है। ऐसी ओ सी की वैल्यू क्या है, जेड है। बट ये असली में चीज़ है क्या, देखो ओ ए कुछ नहीं है, पी पॉइंट का डिस्टेंस है, कहाँ से, अगर हम एक्स से देख रहे हैं तो वाई जेड प्लेन से देखेंगे, डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, वाई जेड प्लेन से, ठीक है। पी पॉइंट की जो दूरी है इस वाई जेड प्लेन से, देखो ये रहा वाई जेड प्लेन, ये पूरा वाई जेड प्लेन बना, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, एक्स है, तो कुछ और नहीं है, जो आपका ओ ए इज इक्वल टू एक्स है, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, देखो एक्स है ना, तो कौन से प्लेन से होगा, वाई जेड प्लेन से होगा, ठीक है। ऐसे सेम ओ बी इज इक्वल टू वाई क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ किसका, पी पॉइंट का, कहाँ से, वाई तो है ही, वाई तो दूरी है ही, तो कहाँ से हुआ, एक्स जेड प्लेन से हुआ। ऐसे ही आपका ओ सी इज इक्वल टू जेड होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, जेड तो है ही, तो एक्स वाई प्लेन से दूरी कहलाएगा क्या, ओ सी इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो ये आपका पहला बेसिक कंसेप्ट था जो आपने देख लिया है। अब हम कुछ और करेंगे, तो कार्टेशियन 3D प्लेन कंसेप्ट के साथ अब हम डायरेक्शन, कोसाइन, पोजीशन वेक्टर और ये सारी चीज़ें हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ मिटाई, ठीक है, ये चीज़ मिटा दी। अब आपके दिमाग में एक 3D इमेज बन ही जाएगी, ठीक है, तो ये भी मैं मिटा रहा हूँ। और आगे इसमें आप क्या समझें, आगे इसमें हम समझेंगे, ये तो पहला कंसेप्ट हो गया कार्टेशियन 3D प्लेन कंसेप्ट। अब जरा यहाँ पोजीशन वेक्टर देख लो क्या होगा। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, बच्चों उसे मैं आर वेक्टर से डिनोट करूँगा, कुछ नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या है, क्या आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया राइट हैंडेड सेट, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट पी पाया जाता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप समझ सकते हैं एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस किसका, पी पॉइंट का, कहाँ से, ओरिजिन से, कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, और किस प्लेन से दूर, वाई जेड प्लेन से दूर। ऐसे वाई क्या है, वाई है डिस्टेंस किसका, पी पॉइंट का, कहाँ से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, किस प्लेन से दूर, एक्स जेड प्लेन से दूर। ऐसे वाई जेड क्या है, जेड है डिस्टेंस किसका, पी पॉइंट का, कहाँ से, ओरिजिन से, कौन सी एक्सिस में, जेड एक्सिस में, किस प्लेन से दूर, एक्स वाई प्लेन से दूर।
अभी मैं इस पॉइंट को वेक्टर बनाना चाहता हूँ, पोजीशन वेक्टर। तो आपको पता है ओरिजिन की सहायता लेनी पड़ती है पोजीशन वेक्टर में, एक पॉइंट ओरिजिन ही होता है। डायरेक्टेड होगा ओ से पी, आर है, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, ये हम लगा देंगे। 3D वैसे लोग हवा बनाते हैं, इजी चैप्टर है। अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से चलें, कुछ चीज़ें आप क्रैक ना करें, ब्रेक ना करें, तो सही है। तो हम पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा, हम लिख लेंगे पी वी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज आर वेक्टर। कितना होगा, अब ध्यान से देखें, कुछ नहीं, एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, जेड के साथ के, ऐसा हो जाएगा। यहीं पे हम एक दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बहुत आसान है। हमने दो पॉइंट मान लिए, एक मान लिया ए x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एक पॉइंट मान लिया बी x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ए बी वेक्टर होगा, बराबर किसके होगा, आपको पता है ओ बी माइनस ओ ए के। ठीक है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा था। ओ बी क्या है, ओ बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओ बी ओ ए दोनों क्या है, पी वी हैं, पोजीशन वेक्टर है, निकालना सीखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम अभी अपना पोजीशन वेक्टर मिटा देते हैं। तो ये मिटा दिया। अब हुआ क्या, अब बच्चों बात सिर्फ इतनी है कि दो पॉइंट यहाँ पे बना लेंगे, एक ए दूसरा बी। ये होगा x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ये होगा x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, ये एक पोजीशन वेक्टर निकला, ये एक पोजीशन वेक्टर निकला। इस पोजीशन वेक्टर का नाम है ओ से ए डायरेक्शन, इसका है ओ से बी डायरेक्टेड। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, या तो वो ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा। मैं कोई एक दिखा रहा हूँ। तो आपको पता है ओ बी कितना होगा, ओ बी यहाँ से निकलेगा x2 के साथ आई प्लस y2 के साथ जे प्लस z2 के साथ के। इससे माइनस करेंगे बच्चों हम ओ ए कितना है, x1 के साथ आई प्लस y1 के साथ जे प्लस z1 के साथ के, ये हो गया। अब भाई भाई साथ में आई कैप के इधर x2 है उधर x1 है, बीच में माइनस है, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आप याद रखना पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर्स भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यूनिट वेक्टर वैसे ही निकलेगा जैसे हम निकालते ही थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप जब समझ जाओगे, देन इसके बाद मैं कुछ बेसिक ज्योमेट्रीज बता देता हूँ, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है ना, बेसिक मेजरमेंट। तो हम तीसरा डाल के लिख लेंगे। तो हमारा जो तीसरा है, तीसरा वो है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ या डिस्टेंस ए बी जो हम निकालना चाहते हैं वो कैसे निकलेगा। जैसे ए पॉइंट आपको पता है क्या है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है, बी पॉइंट आप पे क्या है, x2 कॉमा y2 कॉमा z2 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको, कितना आसान है। ए बी वेक्टर निकालेंगे और फिर इसका मॉड कर लेंगे, या उससे बढ़िया आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और अगर ए बी निकालना है तो रूट कर देना, आंसर आएगा यूनिट्स में, यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी या डिस्टेंस ए बी हो गया। देन इसके बाद आता है सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। और बेसिकली हम यहाँ अभी अपना दायरा इंटरनल डिवीजन ही तक कर पाएंगे, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन मतलब अंदर ही अंदर काट रही है, अंदर ही काटती है वैसे, बाकी तो कंसेप्ट है। तो मान लो एक पी पॉइंट है यहाँ पे, एक पी पॉइंट ने जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, उसने a और b को m रेशियो n में काट दिया। ठीक है, m रेशियो n में काट दिया।
तो आपको पता है सेक्शन फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स जो निकलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, जिसमें काटा है किसको, ए बी को, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैसे, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आपको पता है एक्स कैसे निकलेगा, एम के साथ क्या आएगा, x2 आएगा, मतलब बी का कोऑर्डिनेट, एन के साथ कौन आएगा, x1 आएगा, मतलब ए का कोऑर्डिनेट, और नीचे m प्लस एन आ जाएगा। ऐसे y निकालेंगे तो y होता है m के साथ y2 प्लस एन के साथ y1 अपॉन कितना, m प्लस एन। ऐसे z निकालेंगे तो m के साथ z2 प्लस n के साथ z1 अपॉन कितना बच्चे, m प्लस एन। ये आपका चलेगा, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहीं पे अगर हमें मिड पॉइंट देखना होगा, अगर p मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट होगा p, तो m और n दोनों बराबर हो जाएंगे। आप किसी के भी बराबर रख लो, अगर बराबर ही है तो मैं इसे 1 मान लेता हूँ ना, अगर बराबर ही है तो 1 मान लो, 2 मान लो, k मान लो, लैम्डा मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x का कोऑर्डिनेट आपको कुछ और नहीं आएगा, मीन आएगा, एवरेज आएगा, x1 प्लस x2/2, देखो 1 + 1 अगर डालें 1 + 1 2, और यहाँ से कितना आएगा, m और n भी सेम है, तो m भी 1 हो गया, तो यहाँ पे x2 आया, यहाँ से x1 आया, नीचे 2 आ गया। y के कोऑर्डिनेट होंगे y1 + y2/2, और z के कोऑर्डिनेट होंगे z1 + z2/2। ठीक है, ये आपकी चीज़ चलेगी। सेक्शन फार्मूले के बाद अगर आपको सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सब के कोऑर्डिनेट देखने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके कोर्स में तो अभी सिर्फ सरकम सेंटर भी नहीं होगा, सेंट्रॉइड होगा, है ना। तो सेंट्रॉइड देख लेंगे, सेंट्रॉइड जी ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड जी देखना चाहेंगे। कुछ नहीं होता, जैसे पार्ले जी होता है वैसे ही होता है। ये सेंट्रॉइड जी है, ABC x3, y3, z3, ये होगा x1, x2, y2, z2, और ये वाला होगा आपका x1, y1, z1। बट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होती है पता है ना, एक ऐसी साइड होती है जो किसी भी उसको 2/3 पार्ट में काटता है। क्या सेंट्रॉइड ही वो पॉइंट है जो किसी मीडियन को 2/3 पॉइंट में काटता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या सेंट्रॉइड मीडियन का इंटरसेक्शन है, हाँ मीडियन का करती है, ट्राइंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करती है, या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब पता होने चाहिए तुम लोगों को, है ना, 11th में पढ़ा था तुमने। ठीक है, अभी सेंट्रॉइड के बस मैं कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ। अगर वो ये जी पॉइंट कुछ और नहीं है, x, y, z होगा, तो यहाँ पे भी आपका वैसे 2/3 का इंटरनल डिवीजन से निकाल सकते हैं हम यहाँ, बट मैं सीधा बता रहा हूँ आपको क्या आएगा, x1 + x2 + x3/3 आ जाएगा। ठीक है, हम वो सेक्शन फार्मूला नहीं लगाना चाहेंगे यहाँ कि इसे 2:3 में काटेगा, फिर आपको पता नहीं बी सी के बीच के डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। आप समझ लोगे कि वो मिड पॉइंट है और बेवकूफ़ी कर जाओगे, इसलिए सीधा याद रखो कि x अगर x1 + x2 + x3/3 है तो y होगा y1 + y2 + y3/3, और z होगा आपका z1 + z2 + z3/3। ठीक है, ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आए। अब थोड़ा बेसिक चीज़ों में आते हैं, डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन, रेशियोज़, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, चलिए ये मिटा देते हैं और डायरेक्शन, कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज़ समझते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए हमें क्या समझना है बच्चे, डायरेक्शन, कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज समझने हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्शन, कोसाइंस कुछ और नहीं होती, प्रोजेक्शंस होती हैं। एक तरह की क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है। कि मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे अपना 6th कंसेप्ट आ गया, डायरेक्शन, कोसाइंस, और उसी के प्रोपोर्शनल एक नंबर्स होते हैं जिन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो पहले आप डायरेक्शन कोसाइंस समझ लो क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, मान लो ये हम पे राइट एंगल का सेट है एक्स वाई जेड, और कोई लाइन आई, कोई भी लाइन आई, मान लो वो लाइन ऐसे आ रही है, उस लाइन ने बना तो नहीं पाए हम, वैसे वो लाइन ऐसे होगी, तो वो लाइन एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही होगी,
कुछ एंगल वाई के साथ बना रही होगी, सीधा मत लाना, और कुछ एंगल जेड के साथ बना रही होगी। ये जैसे ये लाइन है 3D, उसमें ये तो 2D हो गया ना, तो 3D में ये लाइन एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, तो मैं मान लेता हूँ एक्स के साथ वो बना रही है अल्फ़ा एंगल। ये लाइन, यही लाइन है ना, एक्स के साथ अल्फ़ा बना रही है, वाई के साथ उसने मान लो बीटा बनाया, और बच्चे उसने जेड के साथ गामा बनाया। उसने एक्स के साथ अल्फ़ा बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया, जेड के साथ गामा बनाया, एक्स के साथ अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा with x, y and z axis रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन जो हमारे प्रोजेक्शन या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, जिन्हें हम डीसीज बोलेंगे, वो क्या होंगे? जैसे मैंने बोला एल या कॉस अल्फ़ा, ठीक है, या एम या कॉस बीटा, एन या कॉस गामा, ये चीज़, ठीक है। एल या कॉस अल्फ़ा, एम या कॉस बीटा, एन या कॉस गामा, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है ये वाला कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही थी लाइन, तो ये हो जाएगा डी सीज ऑफ एनी पॉइंट या एनी लाइन इन एक्स एक्सिस। तो सिर्फ सिंपली मैं इसे डी सी ऑफ एक्स एक्सिस लिख लेता हूँ। ये वाली चीज़ डी सी ऑफ वाई एक्सिस हुई, और ये वाली चीज़ डी सी ऑफ जेड एक्सिस हुई, ये, ठीक है। ऑफ तो नहीं बोलेंगे, इन बोलेंगे, ऑफ तो अलग चीज़ है, इन बोलेंगे, ठीक है। इन किसका? लाइन का, ठीक है। तो ये डी सीज है, डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, ठीक है, एल एम और एन। अब मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पे समझा दूँ। यहीं पे एक चीज़ और देख लो, डायरेक्शन रेशियो कुछ और चीज़ नहीं होती। दीज आर द नंबर, एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी नंबर मान लो जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है उसे। जैसे वो नंबर ऐसा हो सकता है कि लाइन का एक्स में डिस्टेंस हो सकता है ए, वाई में बी, जेड में सी, ठीक है। तो ये सिंपल से एक नंबर है। मान लो लाइन जो है एक्स में कितनी इंक्लिनेशन है या कितना उसका इंटरसेप्ट है, तो आप मान सकते हो ए, वाई में बी, जेड में सी, एंगल अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो यहाँ पे उसके जो इंटरसेप्ट होंगे ए, बी, सी मान सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरसेप्ट मानो, इंटरसेक्ट मानो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो एक नंबर है, डायरेक्शन रेशियो, जो डीसीज के प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन ये होती है कि डायरेक्शन कोसाइन एट एनी एक्सिस इज डायरेक्शन रेशियो एट दैट एक्सिस अपॉन पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर का मॉड, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बता दूं लाइन का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कुछ और नहीं होगा। अगर मैं उस लाइन का पोजीशन वेक्टर देखूं तो वो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स पे ए है, वाई पे बी है, जेड पे सी है, तो ये पोजीशन वेक्टर कुछ और नहीं होगा। अगर इसमें इसे आर कैप मानूं तो ये क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होगा, ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो आर का मॉड आसानी से निकल सकता है। आर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट, आई के आगे क्या है, ए है, ए का लेना है स्क्वायर, मॉड हमेशा प्लस ही होता है। जे के आगे क्या है, बी है, बी का लेना है स्क्वायर, के आगे कौन है, सी है, सी का लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो आर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो जरा हम देख लेते हैं फिर डी सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डी सी अलॉन्ग वाई एक्सिस और डी सी अलॉन्ग जेड एक्सिस होने कितना वाला है, ये समझ लेते हैं। तो हमें पता है डी सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है हमारा एल या कॉस अल्फ़ा, वो बराबर होगा डी आर कितना है, ए है, और आर का मॉड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ऐसी एम या कॉस बीटा बराबर होगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आपका एन जो है या कॉस गामा होगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, मान के चलिए हमेशा ही अगर आप इनके स्क्वायर का सम करोगे
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो बच्चे कितने के बराबर आएगा? अगर आप यहाँ से देखें तो आप ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर का रूट होगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और नीचे वाली चीज़ें सेम ही हैं। कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। बेटा रूट था ना तो स्क्वायर कर रहे हैं। सिंगल चीज़ अगर रूट है तो स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम सेम है। ए का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी का हो जाएगा सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी आती ना आपको, कर देना। तो ये 1 के बराबर आता है। तो डीसी के स्क्वायर का सम हमेशा ही 1 के बराबर आएगा। क्लियर है इतना? डी आर डी सी के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे तो आपको नुकसान होगा आगे। क्लियर है इतना? शाबाश। अब 2-3 बातें मैं और बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस का डीसी क्या होगा, वाई एक्सिस का कितना होगा, जेड एक्सिस का कितना होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैंने आपसे बोला जरा समझना डीसी ऑफ एक्स एक्सिस का डीसी, तो भैया एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 बनाएगी। एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी? 0। आपको पता है ना डीसी होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये होते हैं। अब आप खुद सोचो एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी? अपने साथ मतलब एक्स एक्सिस का एंगल होता है अल्फा, तो एक्स एक्सिस अपने ही साथ कितना एंगल बनाएगी? एक्स एक्सिस एक ही तो है या दोनों पैरेलल हैं, दोनों अलोंग हैं, तो एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। अच्छा एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना बनाएगी? 90। अच्छा एक्स एक्सिस जेड के साथ कितना बनाएगी? 90। तो एक्स एक्सिस का एंगल तो 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस का 90, जेड एक्सिस का भी 90 डालेंगे तो कॉस 0, कॉस 90 और कॉस 90। तो डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस कितना है? कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0, कॉस 90 0, ये होगा। सिमिलरली डीसीज ऑफ वाई एक्सिस के जो डीसीज हैं क्या आएंगे बच्चे? वाई एक्सिस में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0, तो अल्फा 0 हो गया। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90, तो अल्फा 90 हो गया। वाई एक्सिस अपने ही साथ कितना एंगल बनाएगी? 0, तो बीटा 0 हो गया। वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 बनाएगी, तो गामा हो गया 90। यहीं से देखेंगे तो कॉस 90 कितना? 0, कॉस बीटा कितना है? 0, कॉस 0 हो जाएगा 1 और कॉस गामा कितना है? 90, कॉस 90 हो जाएगा 1, कॉस 90 हो जाएगा 0। ठीक है, अब डीसीज ऑफ जेड एक्सिस अगर हम बनाएं तो कितना आसान है। जेड एक्सिस में अल्फा 90, बीटा भी 90, गामा हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस अल्फा होगा कॉस 90 बराबर 0 के, कॉस बीटा होगा कॉस 90 बराबर 0 के, कॉस गामा होगा कॉस 0 बराबर 1 के। तो कितना आसान है। एक्स एक्सिस का डीसी निकालना है तो एक्स वाला जिंदा रहेगा 1, वाई वाला 0, जेड वाला 0। कंसेप्ट समझा आप? ट्रिक देख लो। वाई एक्सिस का डीसी निकालना है तो वाई वाला जिंदा रहेगा, होगा 1 के बराबर, बाकी दोनों 0। जेड एक्सिस का निकालना तो जेड वाला जिंदा होगा, बाकी दोनों 0। ठीक है, तो डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस देख लिया। अब कुछ हम लाइन के कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड।